हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं यूनिट 6 में हमारे ये धरती धन्ना अपना उपन्यास है। ये हमारा 11वां उपन्यास है जो कि हम आज करने वाले हैं। 10 उपन्यास हमने अगली क्लास में कर लिए हैं, जो कि हम अब धरती धन्ना अपना उपन्यास कर रहे हैं। धरती धन्ना अपना उपन्यास 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये जगदीश चंद्र जी का है और जगदीश चंद्र जी का जन्म 23 अक्टूबर 1930 को हुआ था। ये पंजाब के होशियारपुर जिले के घोड़ेवाह गांव में इसका जन्म हुआ था। और बताया गया है कि रल्हन इनकी ननिहाल थी। जो रन्हल है इनकी नानी का घर था। जगदीश चंद्र की मृत्यु 10 अप्रैल 1996 को बताई गई है। धरती धन्ना अपना, आप इसका पूरा विस्तार से हम देखते हैं। धरती धन्ना अपना यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाह गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानों की प्रेम कथा है तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है। इसमें दलित समाज के ऊपर ये है धरती धन्ना अपना, और ये 1972 में प्रकाशित हुआ था। इसके दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाह गांव में ये दलित समाज पर है। और इसमें दो केंद्रों पर है। ये जो कहानी है काली और ज्ञानों की, ये प्रेम कथा है तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है। जो अमीर लोग हैं वो हरिजन हैं और दलितों हरिजन हैं, और गरीब परिवार पर कैसे अत्याचार आज भी पूंजीवादी लोग हैं जो कैसे करते हैं, इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। उपन्यास का आरंभ काली जो हरिजन जाति का है उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोड़ेवाह लौटने से होता है। इसमें जो जो शहर का नाम आ रहा है उसको नोट्स करते जाइए अपनी नोट्स डायरी में। कानपुर शहर घोड़ेवाह कहाँ का था? होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाह, इसको भी नोट्स करते जाइए। कानपुर शहर से घोड़ेवाह लौटने से होता है। चाची के अंधविश्वास की वजह से काली की मृत्यु, नंद सिंह का बार बार धर्म परिवर्तन, पंडित संतराम का धार्मिक पाखंड और दंभ, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीपतियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रतिपादित करना है। अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोर अवस्था की कुछ अपूरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज में लिखा गया है। लेखक ने यह उपन्यास सोमानंद को समर्पित किया गया है। इसकी कुछ विषय वस्तुएं हैं। पंजाब के होशियारपुर जिले के घोड़ेगाह के दलित समाज पर केंद्रित है। इसमें दलितों के जीवन की त्रासदी, जमींदारों द्वारा इनका शोषण, जाति व्यवस्था का दोष, छुआछूत आदि का चित्रण बताया गया है मानस के हंस में। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र जी का लेखन में पहला है। जो जगदीश चंद्र जी है जो लेखक है, इसका धरती धन्ना अपना पहला है उपन्यास है, लेकिन प्रकाशन में दूसरा उपन्यास है। और जो प्रकाशन में है, जब ये प्रकाशित हुआ था तो इसका दूसरा उपन्यास है। इस उपन्यास का लेखन तो मई 1955 में शुरू किया गया था, लेकिन 8 अध्याय लिखकर छोड़ दिया गया था। 1955 में इसकी शुरुआत लिखने की प्रतिक्रिया की गई थी और इसमें 8 अध्याय लिखकर इसको छोड़ दिया गया था। इसके बाद उन्होंने एक और उपन्यास लिखा जो यादों के पहाड़ के शीर्षक से 1966 में छपा। कुछ मित्रों के आग्रह से उन्होंने अपने पहले उपन्यास को 8 अध्याय से आगे लिखना शुरू किया। जो इसके दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने आग्रह पर अपने 8 जो अध्याय थे लिखकर छोड़ दिए थे उसको लिखना शुरू किया, जो 1968 में पूरा हुआ। और यही उपन्यास 1972 में धरती धन्ना अपना शीर्षक से प्रकाशित हुआ। हमें ये याद लिखने की ज़रूरत है, इसको नोट्स कर लें। 1968 में कितने में पूरा हुआ था? 1968 में। और 1972 में यह प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास के प्रकाशित होते ही साहित्यिक क्षेत्र में इसका भरपूर स्वागत हुआ।
जब ये प्रकाशित हो गया था तो इसकी साहित्यिक क्षेत्र में भरपूर स्वागत हुआ। अपने विषय के अछूतेपन के कारण उपन्यास खूब चर्चित हुआ। धरती धन्ना अपना की कहानी को लेखक ने 1988 के बाद फिर शुरू किया और उसके दूसरे खंड के रूप में नरक कुंड में बांस का प्रकाशन 1933 में हुआ। अप्रैल 1966 में अकस्मात देहांत से पहले लेखक ने इसी उपन्यास का तीसरा व अंतिम खंड भी पूरा किया, जो जमीन अपनी तो थी शीर्षक से प्रकाशित हेतु तैयार है। ये हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके पात्र है काली केंद्रीय पात्र है। ज्ञानो काली की प्रेमिका, प्रतापी काली की चाची है, जस्सो ज्ञानो की माँ है, मंगू ज्ञानो का भाई है, हरनाम सिंह गांव के चौधरी है। इसके गौण पात्र हैं छज्जू शाह है, बिशन दास है, निहाली है, जीतू है, प्रोतो है, निक्कू है, शिवराम है, पंडित है, संतराम है, बंतू है, सिद्ध अमरू है, दीनू है, लच्छो है, हरदेव है, नाहर सिंह है, नंद सिंह है, पालो और ठाकुर और शांता सिंह। ये इसके गौण पात्र है। थोड़ी सी इसकी भूमिका भी देख लेते हैं जो शॉर्ट में इसमें लिखा हुआ है। यह मेरा उपन्यास मेरी किशोर अवस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। जगदीश चंद्र जी ने यह उपन्यास सोम और आनंद को समर्पित किया है। इसके हम पात्र हैं जो हमने आगे देख लिए थे, उसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। काली केंद्रीय पात्र है। ज्ञानो काली की प्रेमिका है, प्रतापी काली की चाची है, जस्सू ज्ञानो की माँ है, मंगू ज्ञानो का भाई है, चौधरी हरनाम सिंह चौधरी साहब गांव के हैं, छज्जू शाह साहूकार है, और बिशन दास है वो डॉक्टर है, निहाली काली की पड़ोस की ताई है, जीतू की माँ है, जीतू काली का दोस्त है, प्रोतो पड़ोस की चाची है, निक्कू प्रीतो का पति है, मुंशी शिवराम गांव के मास्टर है, पंडित संतराम गांव के पंडित, बंतु पिता चन्नाराम और ठाकुर माता का पुत्र है, सिद्धू काली के चाचा हैं, अमरू निक्कू का बेटा है, दीनू गांव का कुम्हार, लच्छू प्रोतो की पुत्री है, हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा, नाहर सिंह संता सिंह का भाई है, नंद सिंह जाति बदलने वाला मोची है, बाद में इसका नाम रामदासिया पड़ गया है, पालो बुरा सिंह का लड़का है, ठाकुर नंद सिंह की पत्नी है, संता मिस्त्र बढ़ई है, जो मिस्त्री है उसकी बढ़ई है। जो अब 2024 में जो क्वेश्चन बने थे उसमें ये भी बताया गया है कि निहाली कौन है, काली की पड़ोसी है, और जो प्रोतो ये है लच्छो प्रोतो की ये प्रीतो है इसकी पुत्री है। ये किससे संबंधित है, इसका ये अब क्वेश्चन बन रहे हैं कि जैसे लच्छो प्रोतो की पुत्री है, हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा है और ठाकुर नंद सिंह की पत्नी है, ये सब निक्कू जिस प्रीतो का पति है। ये हमें कुछ गौण पात्र हैं जो इनको किससे संबंध है ये जरूरी है और हमें एक बार देख लेना है अच्छे से, और जो क्वेश्चन में पेपर में अगर ये क्वेश्चन बने तो हमसे बनता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो। आगे देखते हैं इसका कथासार। धरती धन्ना अपना उपन्यास का आरंभ कालिदास के अपने गांव घोड़ेवाल लौटने से होता है। गांव में उसकी एक चाची प्रतापी रहती है जिसने उसको पाला पोसा था। उसके माँ बाप की मृत्यु और शेष अवस्था में हो ही जाती है। तो इसमें धरती धन्ना अपना उपन्यास का आरंभ कालिदास के अपने गांव घोड़ेवाहा लौटने से होता है। गांव में उसकी जो एक चाची है प्रतापी, वो उसका पालन पोषण है जो किसने किया था, उसकी चाची ने किया था, जो उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है उस अवस्था में ही। 6 वर्ष के बाद काली कानपुर से अपने गांव आता है। कितने बाद आता है? 6 वर्ष बाद कानपुर। कहाँ पर आता है? कानपुर में। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। 6 वर्ष बाद काली कानपुर में अपने गांव आता है तो देखता है कि चमारों के मोहल्ले में एक कोठा भी अभी तक पक्का नहीं हुआ है। जो चमारों के मोहल्ले हैं उनमें एक भी कोठा जो मकान है, पहले कोठा बोलते थे, कोठा
अब अभी तक जो मकान है एक भी पक्का हुआ नहीं है। गांव में जमीनों के मालिक चौधरी है। वो लोग बताते हैं चमारों से गाली गलौज और मारपीट करते हैं। उपन्यास के आरंभ में ही हरनाम सिंह निर्दोष जीतू की पिटाई करता है। मंगू है जो चमार चौधरी हरनाम सिंह का गुलाम बना रहता है, जबकि उसकी बहन ज्ञानो चौधरियों के अन्याय का विरोध करती है। कौन करती है? उसकी बहन है जो ज्ञानो। आगे देखते हैं, काली दास अपने कच्चे मकान को गिराकर पक्का मकान बनाना चाहता है, लेकिन छज्जू शाह बताता है कि जहाँ दलित लोग रहते हैं वह जमीन उनकी नहीं है, वो सामलात है, अर्थात वो लोग उस पर केवल रह सकते हैं। काली को अपना घर पक्का बनवाते देख चौधरी लोग दलितों को आपस में ही लड़वाते हैं। मंगू और काली के बीच लड़ाई हो जाती है। इस दौरान काली का ज्ञानों के साथ प्रेम भी बढ़ने लगता है। काली को पक्का मकान बनवाते देखकर छज्जू शाह, मिस्त्री आदि सभी लोग उसे चमार कहकर छुआछूत का व्यवहार करते हैं। इसी छुआछूत से बचने के लिए नंद सिंह पहले सिख और फिर बाद में ईसाई बनता है। कौन बनता है? नंद सिंह। पहले क्या बनता है? नंद सिंह पहले सिख और फिर बाद में ईसाई बनता है। नंद सिंह है जो, इसको नोट कर ले अपनी नोट्स बुक में। नंद सिंह है, पहले सिख और फिर बाद में ईसाई बनता है, लेकिन इसके साथ फिर भी वैसा ही व्यवहार होता है। जो नंद सिंह है उसके साथ फिर भी वही व्यवहार करते हैं। कॉमरेड बिशनदास छुआछूत के व्यवहार को रोकने का प्रयास करते हैं। कौन करता है? कॉमरेड बिशनदास करता है। कबड्डी में जानबूझकर हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव काली का कूल्हा तोड़ देता है। कौन तोड़ता? हरनाम सिंह हरदेव का काली का जो कूल्हा तोड़ देता है। आगे देखते हैं, अचानक काली की चाची प्रता भी बीमार पड़ जाती है और उसका देहांत हो जाता है। तभी काली का सारा धन और उसकी चाची द्वारा बनवाए गए एक पड़ोसिन चुरा लेती है। उसका सारा बनवाए हुए गहने को एक पड़ोसिन चुरा लेती है। वह चाची की मृत्यु पर शोक जताने आई थी। काली फिर से घास खोदने और लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी करने लगता है। गांव में बाढ़ आती है तो उसका मुकाबला चमार और चौधरी मिलकर करते हैं, लेकिन चमार लोग बेगारी करने से मना कर देते हैं। इससे चमारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और अंत में 15 दिन तक बच्चों को भूख से बिलबिलाते देखकर चमारों का साहस जवाब दे जाता है और फिर वो चौधरी की शर्तों को मान लेने के लिए विवश हो जाते हैं। दोनों पक्ष संघर्ष को व्यर्थ समझे आधे दिन की दिहाड़ी पर समझौता कर लेते हैं। उपन्यास का अंत काली के प्रेम की त्रासदी से होता है, जहाँ ज्ञानो गर्भवती हो जाती है और काली का कोई नहीं होने के कारण उसका विवाह उससे नहीं किया जाता, बल्कि उसे जहर देकर मार दिया जाता है। अंत में काली को अपनी प्रेमिका की हत्या का मर्मांतक दुख लेकर गांव से भागना पड़ता है। इसके प्रमुख उदाहरण है गोबर की तेज बदबू से उसे चमादड़ी हरिजनों की बस्ती के निकट ही होने का संकेत दिया है। गली में कई कुत्तों ने मिलकर उसका स्वागत किया। दूसरों ओर से भी कुत्तों ने उत्तर में भौंकना शुरू कर दिया और इतना शोर मचाया कि काली को यह शक होने लगा कि शायद इस गली में सिर्फ कुत्ते ही रहते हैं। चाची ने काली की आवाज़ को पहचानते हुए स्नेह और आश्चर्य भरे स्वर में कहा, जैसे उसे विश्वास न आया हो। फिर उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर उठाया और उसका माथा चूमकर बोली, रख साइयाँ दी। चाची कहती है काली से, आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुम्हें देखकर कितना खुश होता। उसे तो तुम्हें भी जी भरकर देखा भी नहीं था कि मौत ने आ घेरा। तेरी माँ का प्लेग खा कई तेरी चाचा चप्पे गिन गिन कर तुम्हें पाल पोस रहा था, लेकिन उसे भी हेजे ने खा लिया। तुम्हें तो शायद उसकी सूरत भी याद ना हो। सारे खानदान की ही तो एक निशानी है चाची है जो काली से कहती है। ये चाची के उदाहरण हैं। जीतू के सख्त और प्रौढ़ शरीर को देखकर काली को महसूस हुआ कि बालपन के बाद जीतू पर यौवन और बुढ़ापा एक साथ ही शुरू हो गए हैं। चौधरी एक बार ही इसका खात्मा कर दें, रोज रोज का कलेश तो मिट जाएगा। किसी की फसल कट जाए तो चोर जीतू, किसी का कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार जीतू। निहाली है जो चौधरी से कहती है। निहाली जीतू
की ओर संकेत करती हुई बोली, काली देख चौधरी ने इसका क्या हाल किया है। नाक को हाथ लगाती है तो तड़प उठता है। भला इसने चौधरी को क्या बिगाड़ा था जो इस पुलिसियों की मार मारी है। पूरा साल उसकी बेकार करता है और इसे सारी मेहनत का यह इनाम मिला है। निहाली काली से बोलती है। इस उपन्यास के शीर्षक का सुझाव जगदीश चंद्र जी के मित्र मूर्ति चड्ढा ने दिया है। उपन्यास पूरा करने में उनकी मदद सोमनाथ ने की है। उपन्यास को पढ़ने के लिए जगदीश चंद्र ने साहित्यात्मक मोड़ को दिया है। धरती धन्ना अपना का दूसरा खंड नरकुंड में बास और तीसरा खंड जमीन अपनी तो थी है। उपरोक्त 3 उपन्यासों को उपन्यास त्रयी कहा गया है। किसको कहा गया है? इसमें धरती धन्ना अपना, दूसरा खंड नरकुंड में बास और तीसरा खंड जमीन, इसको तीनों उपन्यासों को उपन्यास त्रयी कहा गया। इसकी विशेष कुछ उपन्यासों का आरंभ इस प्रकार होता है। जब दलित समाज के संबंध रखने वाला काली जब 6 वर्ष बाद से अपने घोड़ेवा गांव में आता है तो उसकी चाची प्रताप रहती है। काली गांव लौटकर अपना पक्का मकान बनाना चाहता है। जो हमने आगे पढ़ लिया था, उच्च वर्ग के लोगों को काली एक आंख नहीं सुहाती। जो काली है उसको काली को वो पक्के मकान जो दलित समाज में बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। काली के मोहल्ले चमादड़ी में एक ही मकान बनाने के लिए छज्जू शाह से सलाह लेता है। किससे सलाह लेता है? छज्जू शाह सलाह लेता है और छज्जू बताता है कि जहाँ तुम मकान बनाना चाहते हैं तो वो शामलात भूमि है, अपनी नहीं है। शामलात भूमि चौधरियों की सम्मिलित जमीन। घरों पर दलितों का मोरूसी अधिकार होता है। मोरूसी अधिकार जब तक खानदान का कोई व्यक्ति जीवित है तभी तक अधिकार होगा। किसी के रहने पर शामलात भूमि हो जाएगी। चौधरियों द्वारा शब्द सुने जाने पर एकमात्र नंद अपना धर्म तक परिवर्तित कर लेता है। पहले वो सिख बनता है, फिर ईसाई बनता है, फिर भी छुआछूत उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। प्रीतो है मोहल्ले की औरतों में सबसे आगे खड़ी थी। वह मटकते हुए बोली, रंडी का पूत सौदागर का घोड़ा, जो करे सो ही थोड़ा। जीतू तो आग की नाल है, नाल कहीं लगता है तो कहीं बुझाता है। ताई निहाली सोच में डूबी हुई बोली, घर में गुड़ तो है, चाय की पत्ती भी मिल जाएगी, लेकिन दूध कहाँ से आएगा? चौधरी के घर से तो लस्सी बहुत मुश्किल से मिलती है, दूध कौन देगा? गली में तो सिर्फ मंगू के घर में भैंस है, वहां से दूध तो क्या खाली बर्तन भी वापस नहीं मिलेगा। निहाली, माई तूने इसे सिर चढ़ा रखा है, उठा इसे, बेकार खाट तोड़ रहा है। अगर बात थाने तक पहुंच गई तो वे मार मार कर इसे दिन में तो तारे और रात में सूरज दिखा देंगे। चौधरी के खेत में बाढ़ लगाई जा रही है, इसे कहाँ वहाँ चला जाए, चौधरी खुश हो जाएगा। मंगू है जो निहाली से बोलता है। काली की बात सुन चाची खुश हो गई और साथ ही चिंतित भी। वह सोच रही थी कि छोकरे को क्या हो गया है, वह अनहोनी बातें क्या करने लगा है। भला आज तक इस मोहल्ले में किसी ने मकान को पक्की ईंट लगाई है? चाची ने मन ही मन मन्नत मांगी कि काली ऐसी बातें सोचना छोड़ दे। तुम्हारा चाचा सिद्धू ने 12 साल पहले मकान बनाने के लिए 100 रुपये उधार लिए थे। उससे ब्याज लेना तो मन मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वह अपना प्रेमी था। उसने असल रकम में से 75 रुपये की वापसी किए थे और 25 रुपये अभी बाकी थे कि उसे मौत ने खा घेरा। बेचारा बहुत ईमानदार आदमी था। मेरा बड़े बड़े चौधरियों और साहूकार से लेन देन है, लेकिन उसे उस जैसा ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। कितने रुपए थे? 75 रुपये वापस किए थे और 25 रुपये बाकी रह गए थे। कौन बोल रहा था? छज्जू शाह काली से। छप्पड़ सबका साझा है, क्या कमीन, क्या चमार, क्या जाट, क्या महाजन, जितनी जी चाहे मिट्टी खोद लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा ना बन जाए। पाशार ऊंचे मोहल्ले के पूरण सिंह ने वहाँ कुआं खोद लिया था। बरसात में छज्जू शाह की भैंस उसमें ऐसी फंसी कि उसे बलियां देकर निकालना पड़ा था। चौधरी काली से बोलता है। सरासर पहले ही होती थी, लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते
थे और उस समय चुप नहीं रह सकता जब पानी सिर से गुजरने लगता है। काली जो चौधरी से बोलता है, मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। काली चौधरी, ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती लड़की की तरह है, जिसमें मुझे समझ में नहीं आया कि तेरा नाम काली है। सच्ची बात पूछो तो गांव में कुत्तों और चमारों की पहचान रखना भी मुश्किल, संता सिंह ने हंसते हुए कहा। वही जो कुत्ते को कुतिया से होता है। काली रतन पत्नी, वह जो अपनी ब्याहता हो उसे सिर पर चढ़ाओ या पाँव के नीचे दबाओ, कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन पराई जमीन स्त्री तो मुँह जो घोड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बिदक जाए। संता सिंह काली से बोलता है। बहुत अच्छा किया बेटा। ईसा मसीह की भी यह तालीम है कि पड़ोसियों के साथ शांति से रहो। आसमानी किताब में भी लिखी हुई है बातें सदा सच होती हैं। पादरी काली से कहता है, तू भी बन जा क्रिस्तान। पंडित संतराम उसे झिड़कता हुआ बोला। फिर कुछ देर तक खामोश रह हारी हुई आवाज में कहने लगा, नंद सिंह तो पहले से ही नीच था। जो आदमी गौ माता उसके कोख जाए तो चमड़े के जूते बना सकता है, वह गाय का मांस भी खा सकता है। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट्स उदाहरण थे जो हमने देख लिए हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट्स और उदाहरण हम देखने वाले हैं। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह बड़ा तबका छोटे तबके को एक्सप्लॉइट करता है, यानी उसकी मेहनत का फल उसे नहीं खाने देता बल्कि खुद खा जाता है। इसी से क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष पैदा होता है। लेकिन मार्क्सवादी इनकलाब से यह तबका खत्म हो जाएगा और प्रोलेतारिया का बोलबाल होगा। बिशनदास काले से बोलता है, तू क्या समझता है कि ईसाई बनने से उसका हुलिया बदल जाएगा? सब मजहब फेर है। अमीरों और पूंजीपतियों ने आम लोगों को लूटने और उन्हें गुमराह करने के लिए ये सब ढकोसले खड़े किए हैं। बिशनदास बंतु से कहता है, हम चमार हैं, चौधरियों के कमीन, और आप चौधरी हैं और हमारे मालिक। आप जो भी दंड देंगे, जिसको भी देंगे, वह उसे कबूल करना होगा। नहीं, नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जा सकता। बाबा फत्तू जो चौधरी से कहता है। कालिदास दरअसल सारी खराबी कैपिटलिस्ट सिस्टम की है। हमारे देश में तो हालात और भी गंभीर है। यहाँ भी पूंजीवाद भी पूरी तरह नहीं आया। दुनिया समाजवाद की तरह बढ़ रही है और तुम अभी तक जागीरदारी के चक्कर में फंसे हुए हैं। बिशनदास काली से बोलता है, बहुत उथल पुथल होगी। पूंजीवादी और जहांगीरदारी में सिस्टम इनकलाब को असफल बनाने की कोशिश करेंगे। अपने एजेंटों की मार्फत इनकलाबी ताकतों में फूट डालेंगे, उन पर हमले करेंगे। खून खराबा होगा, खून की नदियाँ बहेंगी और हजारों लोग मरेंगे। बिशनदास है जो काली से बोलता है। शास्त्रों के अनुसार बलि का फल केवल उसे मिलेगा जो सामग्री पर नाम पैसा खर्च करेगा। मान लो ख्वाजा पीर को दया आ गई और उन्हें बलि स्वीकार कर ली, तो उसका सारा फल बूटा सिंह को ही मिलेगा। सारा गांव चौबुर्द हो जाएगा, सिर्फ बूटा सिंह का घर बार बचेगा। संतराम पालो से बोलता है, पूंजीपति और जमींदार हमेशा से मेहनतकश और पुलोतारी सब पर जुल्म करते आए हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते रहे। लेकिन जब प्रोतोलाती सब तबके में इनकलाबी स्पिरिट जाग उठती है, तो वह बाढ़ बनकर इन ताकतों को तिनकों की तरह बहा ले जाता है। ये बिशनदास जो काली से कहते हैं, बिशनदास जी काली से ये कथन बोलते हैं। ये हमने मानस का हंस उपन्यास देख लिया है। तो आगे की क्लास में हमारे 2 उपन्यास बचे हुए हैं, तमस और जिंदगी नामा।